और आगे बढ़ते हुए अब बात कर ली जाए ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन ए आर रहमान के बारे में। अपने ज़्यादातर गानों या फिर अपने काम के लिए ही ए आर रहमान सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसा नहीं है। रहमान कुछ दिनों से अपने एक बयान को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। इसके साथ ही उनकी अपनी इंडस्ट्री के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया है और उनके खिलाफ बयान दिया है। अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। एक इंटरव्यू के दौरान दिए गए उनके कम्युनल वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है और कई सितारे इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और उनसे असहमति जता रहे हैं। हालांकि म्यूजिशियन की ओर से भी सफाई दी गई है, एक अपॉलॉजी उन्होंने जारी की, फिर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने भी रहमान को लेकर टिप्पणी की है। अनूप ने रहमान के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर रहमान कह रहे हैं कि उन्हें मुस्लिम होने के चलते अब काम नहीं मिल रहा तो फिर वो फिर से हिंदू क्यों नहीं बन जाते? फिर देख लें, शायद हिंदू में घर वापसी के बाद उन्हें काम मिलना शुरू हो जाए। अनूप ने अपने बयान में साफ तौर पर रहमान के बयान पर नाराजगी जताई। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले कई प्रोजेक्ट्स के लिए ए आर रहमान के साथ कोलैबोरेट कर चुके हरिहरन और लेसी लुइस ने भी रहमान के बयान पर प्रतिक्रियाएं दी थी। म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान पहले हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और बहुत काम किया, बहुत नाम किया, लोगों के दिलों में बहुत अच्छी जगह बनाई। लेकिन अगर उन्हें इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुसलमान होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही म्यूज़िक देने के लिए, तो वो फिर से हिंदू हो जाए। तो उनको ये विश्वास होना चाहिए कि उनको हिंदू होने से कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर से फिल्में मिलना शुरू हो जाएंगी। यही तो उनका मतलब है। तो मेरा सुझाव है वो हिंदू हो जाएं और फिर ट्राई करें कि उनको फिर से फिल्में मिलती हैं कि नहीं। तो अनूप जलोटा भी अब इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया। अब सीधा अनूप जलोटा जी से हम बातचीत कर लेते हैं। मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है अनूप जी न्यूज़ इंडिया पर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपने ये जो अपना वीडियो हमने आपका देखा, आपने अपने इस बयान में क्या कहना चाहा है? क्या आप ये कह रहे हैं, आपका जो घर वापसी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आप ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री में काम मिलने के लिए वाकई हिंदू होना ज़रूरी है? आप ए आर रहमान को ये कह रहे हैं कि आप हिंदू हो जाइए तो काम मिलेगा, या आप ये कह रहे हैं कि ए आर रहमान बेवजह की एक डिबेट शुरू कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? एक बार अपने बयान पर आप स्पष्ट रूप से आप हमें बताएं कि क्या है आपका मत। ए आर रहमान जी को जी एक मुस्लिम रहते हुए हाँ वो सारी चीजें मिल गई हैं जो बहुत दुर्लभ है। उनको ऑस्कर मिला जी एक मुस्लिम होते हुए, उनको हमारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एक मुस्लिम होते हुए, उनको बड़ी बड़ी फिल्में मिली हैं मुस्लिम होते हुए, उनको हमारे देश के और फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक के बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं एक मुस्लिम होते हुए। उनको एक बात ये समझनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे टेक्नीशियन हैं, एक बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं, कि हमारे फिल्म में एक ट्रेंड चलता है। जैसे अगर हम आज चाहें कि नौशाद साहब की म्यूजिक आजकल की फिल्मों में लें, धुरंधर में हम नौशाद साहब का संगीत लें या सलील चौधरी जी का संगीत लें, तो क्या ये संभव होगा? क्या वो स्टाइल यहाँ लग पाएगी? नहीं। जिन दिनों रहमान साहब का संगीत खूब हिट हुआ, उन दिनों ट्रेंड था, उस तरह का म्यूजिक सुना जाता था और फिल्मों के लिए अच्छा था। रोजा फिल्म बन रही थी, बॉम्बे फिल्म बन रही थी। आजकल जो फिल्में बन रही हैं उसमें एक दूसरा ट्रेंड चल रहा है म्यूजिक का, जिसमें आज के म्यूजिक डायरेक्टर बड़े सफल हैं जो म्यूजिक दे रहे हैं।
आज की फिल्मों की एक बजटिंग होती है, उसके लिए ए आर रहमान जी बहुत महंगे हैं। हम्म। वे आज तक के सबसे महंगे म्यूजिक डायरेक्टर सिद्ध हो चुके हैं। हाँ। साथ ही साथ प्रोड्यूसर्स ने शिकायतें भी की हैं कि उनके नखरे भी बहुत होते हैं कि आप अच्छा। चेन्नई आइए, वहां रिकॉर्डिंग कीजिए, रात को 12-1 बजे के बाद हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और चेन्नई में आके बैठिए हमारे साथ, हम यहाँ रिकॉर्डिंग, ये चीजें जो है यहाँ सूट नहीं करती, नहीं होता है काम इस प्रकार। ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ के लोगों ने उनको लेना बंद कर दिया, और जो दूसरे लेने शुरू किए उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। अरे हमारे यहाँ तो जावेद अली आजकल के कितने अच्छे सिंगर बन गए, अभी नए नए तो आए। सलमान अली कितना बढ़िया गा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो मुस्लिम हर वक्त रहे हैं। कभी कोई ऐसी फिल्म आप हमको बता सकते हैं जिसमें जिसमें हीरो भी हिंदू हो, हीरोइन भी हिंदू हो, जिसमें राइटर भी हिंदू हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हिंदू हो, टेक्नीशियन भी सब हिंदू हो? ऐसा थोड़ी होता है। अरे सब मिलजुल के ही तो फिल्म बनती है। हमारे यहाँ जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं वो तो सब उर्दू वाले ही हैं, जी। उनको लैंग्वेज पता है। हाँ। आप सोचिए कहीं आसाम से कोई आ पाएगा जो लैंग्वेज एक्सपर्ट होगा? उसके लिए हमको जावेद अख्तर साहब ही चाहिए, हाँ। या जो लोग उनको फॉलो करते हैं ऐसे लोग चाहिए। हाँ। पोइट्री में क्या हम मेघालय से ले आएंगे किसी को लिखने के लिए? हम उनको लाएंगे बिल्कुल जिनको यहाँ बिल्कुल की हमारी पोइट्री आजकल की बताओगे। जो बोलचाल की भाषा है उसमें उर्दू ज्यादा बोली जाती है। और बिल्कुल उसमें तलफ्फुज साफ हो, डिक्शन आपका साफ होना बहुत जरूरी है, भाषा का ज्ञान बहुत बिल्कुल। जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अनूप जलोटा जी, क्या आप ये मानेंगे, अगर आपने वो इंटरव्यू पूरा देखा हो और अगर आपको उस इंटरव्यू के होस्ट के एंकर के बारे में भी पता हो, तो वो हारून राशिद थे। और बीबीसी और हारून राशिद पर अब आप बताइएगा, हमने ए आर रहमान पर आपको सुना, बीबीसी बार बार इस तरह की रिपोर्ट्स बनाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बार बार कम्युनल मुद्दों को बीबीसी ने उठाने की कोशिश की हो, या फिर हिंदुइज्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, भारत को लेकर कोई नेगेटिव सवाल पूछने की कोशिश की हो। पूरा इंटरव्यू अगर आप देखें तो उसमें बार बार इस तरह के सवाल करने की कोशिश की गई कि कहीं ना कहीं ए आर रहमान कुछ ऐसा कह जाए। और हारून राशिद के बारे में भी आपको बता दूं, जो होस्ट थे उस डिबेट के, वो तो पाकिस्तानी मूल के एक ब्रिटिश पत्रकार हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या कहीं ये एक पूरी ओवरऑल कोशिश, आपने अगर सवालों को देखा हो तो ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश भी यही की जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल उठाए जाएं, ये दिखाया जाए, ये छवि बनाई जाए कि बॉलीवुड में सब कुछ ठीक नहीं है, बॉलीवुड में भी अब कम्युनलिज्म आ गया है, हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है, हर जगह कम्युनलिज्म नजर आ रहा है। इंटरव्यू करने वाला जैसा भी व्यक्ति हो फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर हमको बेसुरा गाना गवाना चाहे तो हम गाएंगे क्या? हम जी। नहीं गाएंगे। हाँ। आप आज इंटरव्यू ले रही हैं, आप मुझसे कोई गलत सवाल पूछेंगी तो क्या मैं उसका गलत उत्तर दूंगा? उत्तर तो मैं वही दूंगा ना जो मेरा दिल कहेगा, मैं थोड़ी गलत बोल दूंगा। तो इंटरव्यू लेने वाले तो बहुत, पाकिस्तान का अगर कोई टीवी चैनल आ जाए मुझे इंटरव्यू लेने, तो क्या मैं वहां की भाषा बोलूंगा? अरे मैं तो वही बोलूंगा ना जो मेरा दिल बोल रहा है। इंटरव्यू लेने वाला जो भी हो, वो कभी इंटरव्यू जिसका चल रहा है उसको मोल्ड नहीं कर पाए, ये बहुत जरूरी है। इंटरव्यू देने वाले में ये हिम्मत होनी चाहिए कि उसके दिल में जो है, उसमें दिल में जो सच्चाई है, वो सच्चाई को ही बयां करे। तो अगर रहमान जी ने कुछ गलत बोला है तो इसके लिए दोषी तो रहमान जी हैं। जिसने भी इंटरव्यू लिया क्या फर्क पड़ता? मतलब आप ये तो कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी ए आर रहमान साहब की है कि उनके मुंह से क्या निकला, कहीं ना कहीं अपने दिल का दबा हुआ दर्द, उन्होंने कहा काम नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कहा कि कम्युनल एंगल को ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो चीज बोली है वो हम लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि हम रोज यहाँ काम करते हैं। अरे हमारे यहाँ पार्टी होती है, हमारे यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। कितने म्यूजिशियन आते हैं जिसमें कोई बंगाली भी है, कोई गुजराती भी है, कोई मुस्लिम भी है, कोई पंजाबी भी है, सब लोग काम करते हैं। ये से बिल्कुल ही हमको बिल्कुल गवारा नहीं है जो उन्होंने बोला है। इसीलिए मैंने उसमें बोल दिया कि भाई आप तो पहले हिंदू थे, हाँ, हाँ। तो आप फिर से हिंदू हो जाइए। अगर आपको मुस्लिम बन के इतने नुकसान हो रहे हैं तो आपको तो प्रैक्टिस है धर्म बदलने की, आप फिर से हिंदू बन जाइए, क्या फर्क पड़ता है आपको? तो आपके लिए तो बड़ा इजी है।
अच्छा, धर्म को लेकर जो हमारी डिबेट चल रही है, बॉलीवुड आजकल वैसे भी काफी मुखर हो गया है। बॉलीवुड हर मुद्दे पर अपनी राय रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के स्टार्स को, चाहे वो गायक हों, चाहे सुनहरे पर्दे पर उतरने वाले तमाम एक्टर्स हों, सबको लोग आइडियलाइज करते हैं। तो आपका मुखर होना जायज़ है, लेकिन जिस तरह के कॉमेंट्स इस बीच बॉलीवुड से लगातार आते रहे, चाहे आप, और तमाम नाम इसमें शामिल हैं। आज जावेद अख्तर साहब ने ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने कहा था कि हाँ, उनको उनकी पत्नी को, शबाना आजमी जी को, घर ढूंढने में मुश्किल हुई थी। एक नसीरुद्दीन शाह इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं जो बताते हैं कि हाँ, कम्युनलिज्म चल रहा है। बॉलीवुड जब बार बार इस तरह के बयान देता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देश में इस तरह की डिबेट और व्यापक रूप से अब आप बढ़ा रहे हैं कि कम्युनलिज्म हो रहा है, कम्युनल मुद्दे उठाए जा रहे हैं? मैं आपको इसका एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ। हाँ। हमारे मुंबई में, बल्कि जी। हर जगह ही ऐसा है, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें ज्यादातर जैनी लोग रहते हैं। जिन लोगों ने शायद कंस्ट्रक्शन भी किसी जैनी ने किया होगा, उसने सोचा होगा कि इसमें जैनी लोगों को हम रखेंगे। अब वो सब वेजिटेरियन होते हैं, उनके यहाँ अंडा ले जाना भी बिल्डिंग में मना होता है। मेरे बड़े भाई अनिल, वो जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो जैनियों की बिल्डिंग है, उसमें सब जैनी रहते हैं, यानी वेजिटेरियन लोग रहते हैं। तो वहां पर अगर कोई मुस्लिम आके रहेंगे तो खाना वहां में नॉन वेज तो होने वाला, बड़ा मुश्किल होगा ना कि वो भी वेजिटेरियन घर में रहें। एक तो ये संभवता है कि ये कारण हो। तो इसको आप ये मत समझिए कि उन्होंने किसी को मना कर दिया कि भाई तुम यहाँ नहीं रहो, उसकी एक वजह है, कंडीशन, हर एक चीज की कंडीशन है। उस कंडीशन को समझने की कोशिश करें। हाँ। बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि ये भी कंडीशन ना हो तो अच्छा है, सबको मिलजुल कर रहने दीजिए। लेकिन एक खान पान पे कुछ लोगों में ऑब्जेक्शन होता है धर्म के मामले में। बॉलीवुड बार बार क्यों इस तरह की बातें इस बीच करने लगा है? क्यों ऐसी डिबेट्स को बॉलीवुड बढ़ावा दे रहा है? नहीं, इसके ऊपर कोई विशेष डिबेट नहीं होनी चाहिए, और ना ही इतनी ज्यादा होती हैं। कोई पॉइंट ऐसा आ जाता है, जैसे रहमान जी का ये पॉइंट आ गया तो हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन बाकी तो हम लोग ऐसे कभी चर्चा करते नहीं कि भाई हिंदू और मुस्लिम मिलके फिल्में नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो सब सारे टॉप के लोग तो मुस्लिम बैठे हुए। हाँ। बल्कि हमारे क्लासिकल म्यूजिक में देख लीजिए तो बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न मिला है। लेगेसी है पूरी हमारे म्यूजिशियंस की एक पूरी लेगेसी है, सिंगर्स की एक लेगेसी है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति मुस्लिम बने, हाँ। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति मुस्लिम बने। अरे हमारे यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मुस्लिम को नहीं दी जाती? और हम तो, हमारे यहाँ रोज मुस्लिम गेस्ट आते हैं, हम उनका आदर करते हैं, सबके साथ बैठ के खाना पीना खाते हैं, गाना बजाना करते हैं, तो रोज का है। आज ही वो साबरी ब्रदर्स हैं, हमारे बड़े अच्छे मित्र आएंगे, हाँ। वो उनके साथ बैठ के हम गाना गाएंगे। ये तो सब रोज हम करते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल भी बीच में ना लाएं। रहमान जी की छोटी सी गलती ये हो गई है, उनको ये मान लेना चाहिए। और जैसे मैंने भी वो बयान दे दिया कि भाई आपको अगर लगता है कि हिंदू नहीं आप, तो आपको तकलीफ है, काम नहीं मिल रहा, तो हिंदू बन जाइए। आप तो पहले हिंदू ही थे। नहीं, आपने तो शब्द का इस्तेमाल कर लिया अनूप जलोटा जी, आपने तो कहा घर वापसी कर लीजिए। घर वापसी अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल वर्ड है। वेलकम होम। हाँ, आप तो थे ही पहले, हिंदू ही थे ना। अच्छा, घर वापसी करके काम मिलना शुरू हो जाएगा? जैसे वो कह रहे हैं 7-8 साल से मुझे कम काम मिल रहा है। भाई उन्होंने कहा है ना कि हमको मुस्लिम बन के नहीं मिला। हाँ। तो फिर हिंदू बन के देख लीजिए, आइए ट्राई कर लीजिए। और मैंने उसका रीजन बताया उनको क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों उल्टा सोचते हैं। अब वो स्टाइल नहीं चल रही, उनकी जो स्टाइल थी वो नहीं चल रही। इतनी महंगाई, इतना जो बड़ा उनका प्राइस है वो नहीं चल रहा। वो जो नखरे हैं कि चेन्नई में आकर रिकॉर्डिंग करो, ये सब वो सब नहीं चल रहा। यहाँ से पूरी टीम चेन्नई जाके बैठे, वहां जाके काम करे, सब नहीं चल रहा। अच्छा, हमने ऐसा सुना है, ये क्योंकि हम नखरों की हम यहाँ पर बात करें, हमने ऐसा सुना है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उन्हें अपना एक माहौल चाहिए होता है, चाहे वो गाना लिखने वाले हों, गाने वाले हों, म्यूजिक बनाने वाले हों। ये कितना सच है और कितना ये प्रैक्टिकल रहता है? और इन नखरों की जो बात है, ये आज से पहले हम क्यों नहीं ये बातें उठाते हैं? आज हमें काम नहीं मिल रहा है तो हम सब इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने भी गाहे बगाहे इशारों में कह दिया कि हाँ, कम्युनल बातें सुनी तो हैं। उन्होंने कहा चाइनीज विस्पर्स हैं। उन्होंने भी साफ तौर पर ये नहीं कहा कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं या कन्वर्टेड हूं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा। उन्होंने भी बातों बातों में कह दिया चाइनीज विस्पर्स है, सुनते हैं, सुना तो है मैंने। अब आप बता रहे नखरे कि हम
मैं पिछले 50 साल से एक्टिव हूँ, कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। बड़े भजन गायक हैं। 50 साल पहले ऐसी लागी लगन गाया था, वो आज भी लोग सुन रहे हैं। ये ऐसी लागी लगन 2 मिनट में बना था और लंच खाते खाते बना था। ये जो होता है ना कि हम खंडाला जाएंगे, वहां एक हफ्ता रहेंगे और फिर गाने कंपोज करेंगे, इन सब चीजों में कोई दम नहीं है। मेरे जितने गाने आप सुनते हैं वो सब 2-2, 3-3 मिनट पे अपने घर में बैठ के बने हैं, या कार में बैठे हैं वहां बने हैं, या खाना खाते खाते बने हैं। इसके पीछे ये सब नहीं है कि भाई हफ्ता भर हम कश्मीर जाएंगे वहां रहेंगे, मसूरी जाएंगे वहां रहेंगे और गाने बनाएंगे। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। ये सब नखरे ही नखरे हैं। मुझे तो ध्यान शब्दों पे लगाया, कविता अच्छी तरह पढ़ी और 2 मिनट में उसकी ट्यून बाहर आ जाती है और मैं वो गाना गा देता हूँ। और वो गाने आज तक 50 साल से लोगों के घरों में बज रहे हैं। आप भी सुन रही होंगी, आपके बिल्कुल। माता पिता ने भी सुने होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी सुने होंगे, क्योंकि वो गाने स्वतः प्रेम से और बड़े ही स्वाभाविक रूप से बने हैं। तो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता कि लोग कहते हैं वहां जाएंगे बैठेंगे, और ये सब कुछ नहीं रखा इसमें। तो हर एक को नखरे छोड़ के सामने वाले की सहूलियत देख के काम करना चाहिए, यदि उसे देर तक काम करना है, यदि उसको परमानेंट काम करना है। मेरी तरह अगर 50 साल उसको काम करना है, मैं 50 साल पहले भी महीने में 20 प्रोग्राम करता था और 50 साल के बाद आज भी महीने के 20 प्रोग्राम करता हूँ, सारी दुनिया में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बाकी बुराइयों को, बाकी कमियों को अपने साथ नहीं रखा। मैं अपना काम करता हूँ, सामने वाले को संतुष्ट करता हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजर हमसे खुश रहते हैं, हम उनको कोई तकलीफ नहीं देते। हम बिल्कुल नहीं कहते कि हमारे लिए मर्सिडीज कार आनी चाहिए एयरपोर्ट पे लेने के लिए और वो इस मॉडल की होनी चाहिए। हम नहीं कहते हमको 5 स्टार होटल अच्छा, क्या चाहिए, वाकई उसमें इस स्वीट तरह की चाहिए। बातें भी बॉलीवुड में तमाम लोग कहते हैं कि बहुत यही बहुत गाड़ी हो, बहुत ऐसा ही मॉडल हो, अरे तभी हम काम करेंगे, आप बहुत हमें ज्यादा लेने है, ऐसे आई, ये व्यवस्था रखिए। बहुत ज्यादा है। मैं तो बताऊं कि हमारा बीच में मैं नागपुर गया, नागपुर हमको ऑर्गेनाइजर लेने आए। जी। एक हमारे दोस्त हैं वहाँ, किशन शर्मा, वो नैनो कार चलाते हैं। वो नैनो कार में आए हमको लेने कि अनूप जी चलिए मेरी कार में चलिए। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया, मैं नैनो गाड़ी में बैठ के चला गया, वहां पहुंच गया। अब इन सब चीजों से क्या होता है? हाँ इससे तो प्रेम बढ़ता है आपस में। ये देखो भाई, हाँ। अच्छा। बड़ी गाड़ी में नहीं बैठे हैं, मेरे साथ बैठ गए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ? ये तो आपसी सौहार्द की प्रेम। बात हो गई। अनूप जी, ये जो तमाम बयानबाजियां चल रही हैं, चाहे वो ए आर रहमान के मुद्दे को लेकर हो या इससे पहले भी हमने टिप्पणियां सुनी है, कम्युनल विवाद पहले भी बॉलीवुड में उठता रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड दो हिस्सों में बट रहा है, दो धड़ों में अब बट रहा है? बिल्कुल नहीं बच रहा, हाँ बिल्कुल नहीं। अभी जावेद अख्तर साहब का जन्मदिन था, हाँ उसमें सब लोग आए थे, उसमें सोनू निगम भी गा रहे थे, हाँ उसमें सारे सिंगर्स आए थे, सब मिलने जुलने वाले। ना उसमें कोई हिंदू पर बात आ रही थी ना मुस्लिम पे, सारे बैठ के गा रहे थे। आज हाँ। भी हम लोग की एक पार्टी है, उसमें भी सब तरह के लोग आएंगे, हम लोग सब मिलकर गाए बजाएंगे। किसी तरह का कम्युनिटी यहाँ है ही नहीं, क्योंकि फिर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। हम्म। जब तक सब मिलके अपने अपने टैलेंट को एक साथ नहीं बनाएंगे, एक साथ नहीं गूंथेंगे, तब तक कोई अच्छी चीज बन के नहीं आएगी। अच्छा, पावर शिफ्टिंग की भी एक बात उन्होंने कही है, अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो, उन्होंने कहा पिछले कुछ समय में पावर शिफ्टिंग क्यों की हो गई है। पावर शिफ्टिंग क्या वो वाकई सिर्फ इंडस्ट्री के लिए कह रहे थे, या उनका कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना था कि वो बात तो इंडस्ट्री की कर रहे थे लेकिन कहना कुछ और चाह रहे थे, वो केंद्र की सत्ता की तरफ इशारा कर रहे थे? पावर शिफ्टिंग से आप क्या समझ रहे हैं? पावर शिफ्टिंग में मुझे नहीं लगता कि उन्होंने केंद्र के लिए कहा होगा, क्योंकि उनको केंद्र से क्या लेना देना है। महाराष्ट्र में उनको भी वही पावर, सरकार है। वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनका इशारा उधर होगा। लेकिन उनका इशारा इधर जरूर था कि पावर शिफ्टिंग का मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, वो इस तरह की पावर वाले लोग आ गए हैं जो अब नॉन क्रिएटिव है। उन्होंने ये भी बोल दिया हाँ, कि नॉन जो क्रिएटिव। अभी, तो इसका मतलब है हम लोग क्रिएटिव है ही नहीं। हम्म। हम लोग मतलब जो काम कर रहे हैं वो क्रिएटिव नहीं है हम लोग। हम्म। ये तो बहुत गलत बात उन्होंने कह दी। अरे भाई, क्रिएटिव है तभी तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम्म। क्रिएटिव हैं तभी तो हम आपको लेते हैं अपनी फिल्मों में कि भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो, आइए।
हमारी फिल्मों में संगीत नहीं तो ये दीजिए। पावर हम शिफ्टिंग मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए मुझे जो समझ में आता है एज अ ले मैन, मेरा मैं ये समझती हूँ कि जब आप संगीत की बात करेंगे तो आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे, जो अच्छा बनाएगा, दौर के साथ में चलेगा, उसका म्यूजिक चलेगा, उसे लोग भी पसंद करेंगे, उससे काम भी ज्यादा मिलेगा। तो ऐसे में पावर कहाँ से आती है? ये कौन सी पावर शिफ्टिंग है? अगर आप राजनीति की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, अगर आप कम्युनलिज्म की तरफ भी आप बात नहीं, अब तो ये कौन सी पावर शिफ्टिंग है? कौन है देखिए, जो पावर के केंद्र में आखिर है, कौन जिसकी ये बात कर रहे हैं? उन्होंने क्योंकि क्रिएटिविटी को भी अलग बोला है और पावर शिफ्टिंग को भी अलग बोला है, हाँ। इसलिए थोड़ी सी उसमें गंध तो पॉलिटिकल आती है हाँ। कि जरूर उसमें थोड़ा सा उसका भी असर होगा। लेकिन देखिए, मैं एक कलाकार हूँ। हाँ। मैं एक कलाकार को दूसरे ढंग से सोचूंगा, समझूंगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि उनकी पावर शिफ्टिंग का मतलब यही रहा होगा कि आज जो फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों को पावर दी गई है, वो लोग नॉन क्रिएटिव हैं हम्म। और वो रहमान साहब को नहीं समझ पा रहे हैं, हम्म। इसलिए वो दूसरे संगीतकारों को ले रहे हैं जो नॉन क्रिएटिव हैं। हम्म। अरे आजकल के संगीतकार एक से एक टॉप के हैं, शंकर एहसान लॉयड हैं, ये क्या क्या काम कर रहे हैं। हमारे प्रीतम है, गजब का काम कर रहे हैं, फिल्मों को चमका देते हैं, ऐसा ऐसा संगीत देते हैं। ये सब क्रिएटिव लोग ही तो हैं, हाँ। इनको हम कैसे कह दें नॉन क्रिएटिव? तो उसमें मुझे पॉलिटिकल गंध तो बहुत कम आ रही है कि उन्होंने इतना स्पष्ट रूप से उसे नहीं बोला है। लेकिन डेफिनेटली हम लोगों के ऊपर तो कह दिया कि ये लोग क्रिएटिव है ही नहीं, तो कहीं ये ना तो कहीं उन्होंने तो बोल दिया। कहीं ना कहीं डिवीजन की बात तो हो रही है। देखिए आप माने चाहे ना माने अनूप जी, लेकिन इस वक्त जिस तरह की बयानबाजियां हम सुन रहे हैं पिछले कुछ समय से, कहीं ना कहीं बॉलीवुड लग रहा है कि बंटवारा हो रहा है। अंदर कुछ तो बॉलीवुड में ऐसा है जो धीरे धीरे लोगों का बाहर आ रहा है। कोई कोई ऐसा वो चेहरा है जो अब तक लोगों ने दबा के छुपा के रखा हुआ था, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहा है। छावा को लेकर भी ए आर रहमान ने यहाँ पर कमेंट किया था। उन्होंने छावा को कहा बांटने वाली फिल्म है। संगीत देने के बाद, इतनी हिट फिल्म के बाद, एक शूरवीर योद्धा की कहानी के बाद, एक राजा की कहानी के बाद वो कह देते हैं कि ये बांटने वाली फिल्म है, लोगों को बांटने वाली फिल्म है। रहमान जी की ये बात मुझे अ, अच्छी क्या मतलब बहुत बुरी लगी। ये तो सरल शब्दों में कह देते हैं अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं ये कहूंगा मुझे बहुत बुरी लगी हम्म। कि उन्होंने छावा में अपने पैसे तो ले लिए, अपना पेमेंट तो ले लिया, हम्म। म्यूजिक दे दिया, और सब करने के बाद ये कह दिया कि भाई ये तो ऐसी फिल्म है जो बांटती है। तो फिर इसका आपने सहयोग क्यों किया? क्या आप बांटने के सहयोगी हैं? क्या आप इसमें सहयोग दे रहे थे? क्योंकि संगीत जब दिया जाता है हम्म। तो पहले पूरी स्क्रिप्ट का मर्म समझा जाता है, संगीत यूं ही नहीं दे दिया जाता है। हम्म। पहले बैठ के फिल्म की स्टोरी सुनी जाती है, उसका मर्म समझा जाता है, उसका पर्पस समझा जाता है, क्यों ये फिल्म बनाई जा रही है, क्या संदेश दे रही है। उस सब कुछ समझने के बाद ही संगीत दिया जाता है। ये कोई गजल भजन नहीं है कि उसमें बिना कुछ सोचे समझे हमने गा दिया कि भाई ये गजल गालिब की उठाई, ये गजल रणमीर की उठाई या कबीरदास जी का भजन गाया और उसको हमने गा दिया। लेकिन यहाँ उसके पीछे पूरी एक फिल्म है, पूरी एक स्क्रिप्ट है। तो अगर उन्होंने इसमें म्यूजिक दी, ये उनकी गलती है। क्यों करने की जरूरत थी? क्या धन के लिए किया? क्या इसलिए किया कि इसमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, चलो कर देते हैं, फिर बाद में बता देंगे लोगों को कि ये फिल्म ठीक नहीं है? तो अजीब सी बात है, बहुत अच्छा, अजीब सी बात। कंगना कंगना रनौत तो ये कह रही हैं कि इमरजेंसी की कहानी वो सुनाना चाहती थी ए आर रहमान को, लेकिन ए आर रहमान ने कहानी तक सुनने के लिए समय नहीं दिया उन्हें, पहले ही कह दिया कि नहीं ये प्रोपेगेंडा की फिल्म है। देखिए, उन दिनों रहमान बहुत ही महंगे म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ। साथ ही साथ वो साउथ में भी बहुत बिजी रहते हैं। हाँ। तो ये भी कारण हो सकता है कि वो बहुत बिजी हो और उन्होंने कहा हो कि मैं इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो जब तक आप पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं सुने, स्टोरी नहीं सुने, तब तक आप उसको प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे कह सकते हैं? अरे बैठ के सुनिए तो, उसको समझिए तो क्या है। उसके बाद आप अगर कहना चाहें आप मना कर दीजिए। कोई जबरदस्ती तो होती नहीं है कि आपको म्यूजिक देनी है, आप लोग सुन लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें रहमान जी को समझनी चाहिए कि भाई मुझे एक चीज ऑफर हो रही है तो अब देख तो ले क्या है, शायद मेरे मतलब का हो, शायद इसमें मैं अपनी जो योग्यता है उसको बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकूं। अच्छा अनूप ऐसा जी, तो होना चाहिए।
अनूप जी, देखिए, आप इसको क्या कहेंगे, एहसान फरामोशी, या फिर आप ये कहेंगे कि वाकई जिस तरीके से उन्होंने एक अपॉलजी भी जो है जारी कर दी है ए आर रहमान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरी भावनाओं को गलत समझा जा रहा है, जो शब्द मैंने कहे उनका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। 6 नेशनल फिल्म अवार्ड मिल जाते हैं, 2 ऑस्कर मिल जाते हैं, आपको 15 फिल्म फेयर मिल जाते हैं, आपको 18 फिल्म फेयर साउथ के अवार्ड मिल जाते हैं, आपको पूरा देश सम्मान दे रहा है, 6 आपको तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड मिल जाते हैं। मतलब अवार्ड्स की एक लिस्ट है, सबसे कामयाब म्यूजिक कंपोजर्स में से ए आर रहमान हैं, और उसके बाद में कहते थे काम नहीं मिल रहा, पावर शिफ्टिंग हो गई है, क्रिएटिव लोग नहीं है, हेड कोई और कर रहा है, शायद कुछ कम्युनलिज्म भी है। क्या कहेंगे, ये एहसान फरामोशी नहीं है? 140 करोड़ की जनता, मतलब इतनी बड़ी आबादी जिसमें आप माइनॉरिटी कहलाते हैं, अगर आप ये भी कहें कि कम्युनलिज्म है तो आप माइनॉरिटी में से आते हैं उसके मुताबिक फिर, और तो फिर वो मेजॉरिटी अब तक क्या कर रही थी? 1992 से जब रोज़ा आई और वो गाने मशहूर हुए, पूरा हिंदुस्तान उस धुन को गुनगुना रहा था। लगान की बात कीजिए, आप तमाम फिल्मों की बात कीजिए, आप उसके बाद में आप आज कह दे रहे कि हाँ कुछ तो हो गया है, 8 साल से मुझे काम नहीं मिल रहा है। एहसान फरामोशी कहेंगे इसको? क्या क्या कहेंगे? उस जनता की भावनाओं को आहत तो कर ही रहे हैं ना आप आज बोल के, जिन लोगों ने आपको सिर माथे बिठाया इतने। 2024 में तो अभी नेशनल अवार्ड मिला है 2022 की साउथ इंडियन फिल्म के लिए, 2024 में आप अवार्ड ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे इंडस्ट्री में कोई पूछ नहीं रहा है, देश में कोई पूछ नहीं रहा, मेरे पास काम नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक पंक्ति है जो बड़ी ही पावरफुल है, वो सबको अपना लेनी चाहिए, मैंने तो अपनाई है, कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतोष धन आना बड़ा जरूरी है, और रहमान जी के मामले में तो संतोष बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि इतना कुछ मिल गया, कुछ बचा ही नहीं। अभी आपने जो लिस्ट गिनाई है, ये लिस्ट अगर हम फिर से सोचें कि इतना तो कभी किसी को मिला ही नहीं। अनूप जलोटा जी, मैं पद्म भूषण का जिक्र करना भूल गई, देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है पद्म भूषण। बताइए, तो संतोष धन आ जाना चाहिए था ना अभी तक। कुछ सुनाएंगे इस पर आप? हाँ जरूर सुनिए जी। हम लोग जब भजन गाते हैं तो भजन में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखते हैं कि हम बहुत ज्यादा चीज प्राप्त करने की कोशिश ना करें, इस ओर जाएं कि जो हमारे पास है हम वो बांटे कैसे। हाँ। हमारे पास जो चीज, अब देखिए, पेड़ अपने फल नहीं खाता, हाँ। नदियां अपना पानी नहीं पीती, वो बांटती है। ये संतोष यदि व्यक्तियों में भी आ जाए कि हमारे पास जो है वो हमें बांटना है, लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन इस समय भी अगर हम कलेक्ट करने के ही समय में लगे रहें कि हमको तो सब कुछ प्राप्त ही करना है, सब कुछ अपने हाथ में रखना है। 2 पंक्ति आपको सुनाता हूं। हाँ। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहां से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहां से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। अभिमान आया हाँ। और सारे दरवाजे बंद। ये अभिमान की आवश्यकता नहीं है, बांटिए। आप में जो भगवान ने जो प्रतिभा दी है, ये प्रतिभा भगवान देता है। ये प्रतिभा की कोई इंजेक्शन किसी दुकान में नहीं मिलते, इसके कोई कैप्सूल नहीं है, ये ईश्वर देता है, हम उसे सिर्फ चमकाते हैं। हीरा जो है वो भगवान ने बना के भेजा है, हीरा हम नहीं बना सकते, लेकिन उसको चमकाना हमारा काम। तो आपको जो इतना बड़ा टैलेंट मिला है रहमान साहब, आप उसको चमकाते रहिए, चमकाते रहिए। ये छोटी छोटी बातें करके लोगों के मन में भ्रम न पैदा करिए। आपका लोगों के दिल में बड़ा प्यार, लोग बहुत चाहते हैं, इज्जत करते हैं, वो इज्जत कम हो जाएगी इस तरह का ध्यान देने से। बिल्कुल
बिल्कुल अनूप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक इतना बड़ा नाम, एक इतना बड़ा कलाकार एक छोटी सी बात कह देता है और उससे कहीं ना कहीं एक छोटापन झलकने लगता है। पूरे देश में एक नई बहस छिड़ जाती है कि आखिर R.K. शेखर नाम के कंपोज़र के घर जन्मे दिलीप कुमार, जो आज अल्लाह रखा रहमान खुद को कहलाते हैं, वो कैसे इतने बड़े इल्ज़ाम गाहे बगाहे घूम फिर कर पूरे देश पर, पूरी इंडस्ट्री के साथ ही पूरे देश पर लगा रहे हैं, अपने तमाम प्रशंसकों पर लगा रहे हैं। एक छोटी सुनाई बात से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।